वेरी गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है भैया? कैसे हैं आप सभी लोग? सब बढ़िया? अंकुर, सोनू, सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोग को शिकायत रहती है, पूछते नहीं हैं कि आप लोग कैसे हैं। आज पूछ रहे हैं, बताइए कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे। तो क्या चल रहा था? कहाँ तक पहुँच गई थी कहानी? हम लोग 12th चला रहे थे ना। 12वीं क्लास की एनसीईआरटी हम लोग पहुँच गए थे और 12वीं क्लास में लास्ट में हम लोगों ने ये देखा था, राज्यों का पुनर्गठन हम लोग देख रहे थे। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट यानी राज्यों का पुनर्गठन। उसके बाद हम लोग को अगले चैप्टर पर आना था। तो थोड़ी बातें जो बची रह गई हैं उन बातों पर हम लोग चर्चा करते हैं। आफ्टर दैट हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं, ठीक है? लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने देखा था, मैंने आपसे कहा था कि स्टार्टिंग में, बहुत ध्यान से मेरी इस बात को समझिएगा क्योंकि इसी के बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। शुरुआत में 26 जनवरी 1950 को जो संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ, ठीक है? 26 जनवरी 1950 को जो संविधान बनकर तैयार हुआ, उस संविधान में राज्यों की स्थिति कुछ इस तरह से थी। संविधान का भाग 6, संविधान का भाग 7, संविधान का भाग 8, संविधान का भाग 9, ठीक है? संविधान के भाग 6 में 9 क्षेत्र थे, 9 राज्य। भाग 7 में 9, भाग 8 में 10 और भाग 9 में 1, जो कि अंडमान निकोबार था। कुल कितने क्षेत्र हुआ करते थे? कुल 29 क्षेत्र आपके यहाँ थे। कितने क्षेत्र थे? कुल 29 क्षेत्र थे, ठीक है? फिर उसके बाद ये जो स्थिति आपकी क्रिएट हुई थी, उस समय जो अंग्रेजी प्रांत थे, अंग्रेजी प्रांतों प्लस अंग्रेजी प्रांतों प्लस देसी रियासतों को मिलाकर, अंग्रेजी प्रांत और देसी रियासतें और प्रिंसली स्टेट, इन दोनों को मिलाकर, अंग्रेजी प्रांतों को और देसी रियासतों को मिलाकर ये राज्यों का विभाजन किया गया था। किस आधार पर किया गया था उस समय? तो दो आधार थे। एक थे आपके भौगोलिक सुविधा के आधार पर यह विभाजन किया गया था, भौगोलिक सुविधा के आधार पर, और दूसरा आपका जो विभाजन किया गया था वो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया गया था। भौगोलिक सुविधा के आधार पर और दूसरा प्रशासनिक सुविधा के आधार पर यह विभाजन किया गया था, ठीक है? लेकिन इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि आगे चलकर देश की सीमाएं फिर से बदली जाएंगी, राज्यों की सीमाएं बदली जाएंगी, क्योंकि ये जो बंटवारा हुआ था, ये बंटवारा पूरी तरीके से तार्किक नहीं था, ठीक है? पूरी तरीके से बंटवारा तार्किक नहीं था, ठीक है? तो तार्किक नहीं था तो हम इस बात को लेकर आश्वस्त थे, हम इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि भविष्य में फिर से इसका पुनर्गठन होगा। और फिर मैंने आपको एक बात बताई कि भविष्य में फिर से इसका पुनर्गठन होगा। इसके बाद भारत देश में 7वां संविधान संशोधन अधिनियम आया, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को समाप्त कर दिया गया। यानी राज्यों का ये 4 ग्रुप आपने देखा, ए बी सी डी, ये 4 ग्रुप राज्यों का क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, और एक कानून बनाया गया। उस कानून का नाम हुआ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपसे क्या कहा कि ये जो आपका राज्यों का विभाजन था, इसे कब समाप्त किया जाएगा? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा, ठीक है? 56 द्वारा ये जो ग्रुप है, क्या ग्रुप था? का ग्रुप के राज्य थे, खा ग्रुप के राज्य थे, गा ग्रुप के राज्य थे और घा ग्रुप के राज्य थे,
ठीक है, द्वारा ये का खा गा घा, ठीक है, काखा गाघा आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। और काखा गाघा समाप्त होकर एक कानून बनाया गया, उस कानून का नाम है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। कानून का नाम है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। क्या, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बनाया गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। और इस राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इसके पीछे की क्या कहानी थी, वो कहानी मैंने आपको कल सुनाई थी। कुछ समितियां वगैरह जो बनी थी उसके बारे में मैंने चर्चा की थी, है ना भैया। अभी आवाज ठीक है दिव्या, अभी राइट नाउ ठीक है, आवाज को लेकर दिक्कत जो हो रही थी अभी ठीक है, बताना जरा टिप्पणी करके। तो मैंने आपसे कहा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा क्या बनाए गए भैया, 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा 14 राज्य बनाए गए उस समय, ठीक है, 14 राज्य बनाए गए। और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, 6 यूनियन टेरिटरी बनाई गई, यानी 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। और ये जो 14 राज्य बनाए गए थे, ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 29 राज्य में कन्वर्ट हुए और 29 बाद में जम्मू कश्मीर आपका केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो ये कितने राज्य हो गए, ये 28 राज्य हो गए, ठीक है। ये बढ़ते बढ़ते 9 यूटी में आया था, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया गया है, तो 8 यूटीज हैं। अभी अगर राइट नाउ आप देखेंगे तो राइट नाउ हमारे भारत देश में कुल कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 आपका केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, ओके। तो इन्हीं बारे में हम लोग कल चर्चा कर रहे थे और यही आपका चैप्टर था नए राज्य। तो इसके बारे में कुछ बातें बची हुई थी, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे अगले चैप्टर पर, ठीक है। ये राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है। कल मैंने कहा भी था कि बंटवारा और देसी रियासतों के विलय के साथ राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का अंत नहीं हुआ। भारतीय प्रांतों की आंतरिक सीमाओं को तय करने की चुनौती अभी भी सामने थी। महज प्रशासनिक विभाजन का मामला न था, प्रांतों की सीमाओं को इस तरह तय करने की चुनौती थी कि देश की भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता की झलक मिले। और यही कारण रहा कि कल मैंने आपको बताया था कि भारत देश में भाषाई विभाजन की मांग चलती रही और भाषाई विभाजन की मांग भारत देश में चलती रही और अंततः भाषाई विभाजन को कौन से कमीशन ने स्वीकार किया, फजल अली कमीशन ने भाषाई विभाजन को स्वीकार किया। लेकिन उन्होंने एक राज्य एक कॉन्सेप्ट को, एक राज्य एक भाषा के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया। और कुल कितने राज्य बनाए गए फजल अली कमीशन की सिफारिश पर, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। वही बात इसमें लिखी है कि भाषावार राज्यों के पुनर्गठन के सिद्धांत को मान लेने का अर्थ यह नहीं था कि सभी राज्य तत्काल भाषाई रूप में तब्दील हो जाएं। भाषाई विभाजन को स्वीकार किया गया, लेकिन एक भाषा, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, एक भाषा एक राज्य के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है, एक भाषा एक राज्य। फजल अली कमीशन ने कहा कि कोई भी ऐसा राज्य बनाना संभव नहीं है जहां एक ही भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, ठीक है। एक प्रयोग द्विभाषी राज्य, बंबई एक बड़ा राज्य था, बंबई, ठीक है, बंबई बड़ा राज्य था, तो बंबई से जो लोग गुजराती बोलते थे उनको अलग कर दिया गया और गुजरात आपका 15वां राज्य बनता है, ठीक है। और महाराष्ट्र आपका जो लोग मराठी बोलते थे उसको अलग कर दिया गया। तो गुजराती और मराठी भाषा बोलने वाले लोग थे और आंदोलन कर रहे थे कि हमको अलग कर दिया गया, तो 2 राज्य बनाए गए, महाराष्ट्र बनाए गए, गुजरात बनाए गए। ऐसे पंजाब को अलग अलग किया गया, जो लोग हिंदी बोलते थे उनको हरियाणा बनाया गया, जो हिंदी बोलते थे हरियाणा बनाया गया, जो पंजाबी बोलते थे पंजाब बनाया गया, ठीक है। असम में जो नागा जनजाति के लोग थे कल्चरल आधार पर, उसे नागालैंड बनाया गया। 1963 में आपका 16वां राज्य बना, कौन सा, नागालैंड बना, ठीक है। 1966 में पंजाबी भाषी इलाके में पंजाब राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। 1972 में फिर से पुनर्गठन हुआ और पूर्वोत्तर के राज्यों को अलग किया गया, ठीक है। 1972 में मेघालय बनाया गया।
इसी साल मणिपुर और त्रिपुरा अलग राज्य के रूप में बनाया गया। ये फैक्ट रटने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। फैक्ट आप जब आप पढ़ेंगे, जब आप पॉलिटी फाउंडेशन पढ़ेंगे तो वहां ये चीज आपको पढ़ाई जाएगी। तो यहां इस बात को रटने की जरूरत नहीं है कि 16वां कौन सा था, 17वां कौन सा था, 18वां कौन सा था, 19वां कौन सा था। ये आप जब विस्तार से पॉलिटी पढ़ेंगे तब वहां आपको ये चीजें पढ़ने को मिलेंगी। अभी आपको यहां पर क्या पढ़ने की जरूरत है, यहां आपको ये समझने की जरूरत है कि कौन कौन से आधार, अभी यहां समझना क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। 2002 में देखो, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से काट के उत्तराखंड बने, फिर छत्तीसगढ़ बने, फिर झारखंड बने। अभी क्या पढ़ने की जरूरत है ये समझो। आज भी भारत देश में कुछ राज्यों की मांगे जारी हैं। अब समझना क्या पढ़ने की जरूरत है। आज एनसीईआरटी के माध्यम से क्या बताना चाह रहा है आपको, ये सुनो। ये नहीं रटना है यहां 16वां कौन सा था, 17वां कौन सा था। ये किताब में लिखा हुआ है, जाके आदमी आराम से पढ़ सकता है। क्या समझना है, क्या अप्रोच डेवलप करना है, ये सुनो। देखो, मैं आपको बताता हूं कि आखिर क्या समझाने की कोशिश यहां की जा रही है और आपको क्या समझना है। शुरुआत में आपने क्या देखा कि शुरुआत में जो राज्यों का निर्माण हुआ, शुरुआत में राज्यों का निर्माण दो आधार पर हुआ। बहुत ध्यान से और बहुत कॉन्सेप्चुअल मोड में इस बात को मेरी समझना। दो आधार पर राज्यों का निर्माण स्टार्टिंग में हुआ, ठीक है। पहला आधार आपका था प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, दूसरा था आपका भौगोलिक सुविधा के आधार पर। प्रशासनिक सुविधा के आधार पर और दूसरा था भौगोलिक सुविधा के आधार पर, ठीक है। इसके बाद मांगे भाषाई आधार पर मांग शुरू हुई, ठीक। भाषाई विभाजन, भाषाई आधार, जनजातीय आधार। जैसे नागालैंड अलग होगा, नागालैंड जनजाति थी, असम के रहने वाले नागा जनजाति के लोगों ने कहा कि हमको अलग करो, तो जनजातीय आधार, भाषाई आधार, जनजातीय आधार, ठीक है। या इसी को आप सांस्कृतिक आधार भी कह सकते हैं, ठीक है। सांस्कृतिक आधार, भाषाई आधार, जनजातीय आधार, सांस्कृतिक आधार। साथ साथ इसमें प्रशासनिक सुविधा, वित्तीय सुविधा का भी ध्यान रखा गया। प्रशासनिक सुविधा का भी ध्यान रखा गया, वित्तीय सुविधा का भी ध्यान रखा गया। फजल अली कमीशन ने कहा था कि इन सब का ध्यान रखते हुए आप बांटना है आपको। देश की एकता का भी ध्यान रखा गया, फजल अली कमीशन ने कहा था, और देश की अखंडता का भी ध्यान रखा गया। तो इन आधारों पर फिर राज्य बने, ठीक है। शुरुआत में जो 29 थे, शुरुआत में जो 29 थे, काखा गाघा, का खा गा घा, वो इस आधार पर बने। फिर उसके बाद हमारे भारत देश में 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। सन 2000 तक आगे बढ़ते 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 ये सारे आधार थे, ठीक है। सन 2000 में एक नए आधार की मांग हुई, नए आधार शुरू हुए कि विकास का आधार, कि विकास के आधार पर हमको अलग कर दो, हम ज्यादा विकास करेंगे। जैसे उत्तराखंड ने कहा कि हमारे पास जल संसाधन है, टूरिज्म है, हमको अलग कर दो, हम विकास करेंगे। झारखंड ने कहा कि हमारे पास मिनरल है, रिसोर्सेज हैं, खनिज हैं, हमको अलग कर दो। छत्तीसगढ़ ने भी यही बात कही। तो इसके बाद सन 2000 के बाद आप देखेंगे कि एक नया आधार राज्यों के लिए बना, और जिसे आप कहते हैं विकास का आधार। कैसा आधार? विकास का आधार। और विकास के आधार पर भी कुछ राज्यों का गठन हुआ। जैसे उत्तराखंड का गठन आप देखेंगे विकास के आधार पर हुआ, छत्तीसगढ़ का गठन आप देखेंगे विकास के आधार पर हुआ, साथ साथ छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और आपका जो बिहार से अलग हुआ झारखंड का गठन आपका विकास के आधार पर हुआ। और विकास और संस्कृति दोनों के आधार पर, विकास एवं सांस्कृतिक दोनों आधार पर आप देखेंगे कि एक अंतिम जो आपका राज्य बना था तेलंगाना, तेलंगाना इस आधार पर गठित हुआ। तो कुल मिलाकर आपको समझना क्या है कि हमारे, अब क्या समझना है, यहां पर रट्टा नहीं मारना है। रटना तो किताब में लिखा है 14वां, 15वां, 16वां, ये सब यहां नहीं रटना है। यहां क्या रटना है?
यहां यह समझना है कि हमारे भारत देश में जो राज्यों के निर्माण हुए उनमें क्या क्या आधार रहे। प्रशासनिक सुविधा, भौगोलिक सुविधा, भाषाई आधार, जनजातीय आधार, सांस्कृतिक आधार, विकास का आधार। तो यानी अब तक राज्यों के विभाजन में, क्या क्या आधार अपनाए गए, यही सबसे मुख्य बात है। क्या क्या आधार अपनाए गए, इस बात को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है और यही मेंस के लिए रेलेवेंट चीज है। तो क्या क्या आधार अपनाए गए? प्रशासनिक सुविधा, इसको आप जहां भी लिख रहे हैं निक भी लिखिएगा इसको। भौगोलिक सुविधा, इसको आप उसी एनसीईआरटी में एक जगह मेंशन कर लीजिएगा, कहीं जगह होगी तो, ठीक है। प्रशासनिक सुविधा, भौगोलिक सुविधा, ठीक है। उसके बाद भाषाई आधार बाद में, ये शुरुआत में था ना, ये शुरुआत थी। भाषाई आधार, ठीक है। नृजातीय आधार यानी सांस्कृतिक, नृजातीय आधार, सांस्कृतिक आधार, ठीक। ये सन 2000 के पहले, 2000 के पहले, ठीक। फिर उसके बाद विकास का आधार, दो 2000 के बाद, ठीक है। इन आधारों से अब तक हमारे भारत देश में राज्यों का पुनर्गठन हुआ। ये बात है मेन चीज जो आपको बतानी है, ठीक है। इस बात को आप समझना है, कहीं नोट भी कर लीजिएगा इसको, वहीं जहां एनसीईआरटी आप साथ साथ रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है। अब इसके बाद अभी भी ऐसा नहीं है कि अभी भी नए भारत में नई मांगे नहीं जा रही हैं, अभी भी नए भारत में नई मांगे भी जारी हैं। अगर देखा जाए तो नए भारत में बहुत सारी मांगे जारी हैं अभी भी। जैसे मैं आपको बताता हूं, उदाहरण सहित कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कहां कहां उत्तर प्रदेश में क्या क्या मांगे हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सी नई मांग, कहां कहां नई मांगे अभी चल रही हैं। ये है राज्य आपके और ये नई मांगे। तो उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है ना आपका, मेरठ हापुड़ वाला जो क्षेत्र है, उसको कह रहे हैं कि हरित प्रदेश बना दो। जो गोरखपुर वाला क्षेत्र है वहां कह रहे हैं पूर्वांचल बना दो, पूर्वांचल बनाने की मांग चल रही है, ठीक है। और यूपी और एमपी का कुछ क्षेत्र मिलाकर, यूपी एमपी का कुछ क्षेत्र मिलाकर कह रहे हैं कि जैसे वो जो झांसी, मुरैना, भिंड वाला जो एरिया है ना, उसको मिलाकर कह रहे हैं कि बना दो, बुंदेलखंड बना दो। बुंदेलखंड बनाने की मांग चल रही है, ठीक है। कर्नाटक में कोडागू बनाने की मांग चल रही है। कर्नाटक में एक क्षेत्र, एक राज्य की मांग चल रही है, कोडागू। बिहार में कह रहे हैं कि जो लोग मैथिली बोलते हैं वो कह रहे हैं मिथिलांचल बना दो, मिथिलांचल। और जो लोग भोजपुरी बोलते हैं वो कह रहे हैं कि भोजपुर बना दो, मिथिलांचल बना दो, भोजपुर बना दो, ये मांग चल रही है, ठीक है। साथ साथ पश्चिम बंगाल में कह रहे हैं गोरखालैंड बना दो, ठीक है, गोरखालैंड बना दो, इसकी मांग चल रही है। महाराष्ट्र में भी विदर्भ बनाने की मांग चल रही है, विदर्भ बना दो, मराठवाड़ा बना दो, इसकी मांग चल रही है महाराष्ट्र में, ठीक है। गुजरात में सौराष्ट्र बना दो, गुजरात में सौराष्ट्र बनाने की मांग चल रही है, ठीक है। तो ये सारी मांगें चल रही हैं, आज भी हमारे भारत देश में ये सारी मांगें चल रही हैं, ठीक। तो आखिर क्यों इन मांगों को नहीं माना जा रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है, ये भी बात आपके लिए समझने योग्य है।
कि आज भी हमारे भारत देश में ढेर सारी नए राज्य को बनाने की मांगे चल रही हैं। आखिर क्यों? मांगों को इसलिए नहीं माना जा रहा है क्योंकि आज भी भारत देश में राष्ट्रवाद शैशव अवस्था में है। राष्ट्रवाद शैशव अवस्था में है, यानी राष्ट्रवाद अभी इनिशियल स्टेज में है। अभी भी भारत देश में अपने आप को क्षेत्रवाद बहुत प्रभावी है। अगर आपके गांव का कोई आदमी आपसे मिल जाएगा, अगर आप शहर में रहते हैं तो उससे बहुत गर्मजोशी से हाथ मिलाते हो। आपके जिले का कोई मिल जाएगा, आप दूसरे जिले में रहते हो तो आप बड़े गर्मजोशी से हाथ मिलाओगे। आपके शहर का कोई मिल जाएगा तो बड़े गर्मजोशी से हाथ मिलाओगे। ये क्या है? ये क्षेत्रवाद है। तो क्षेत्रवाद अभी भी बहुत ज्यादा है। अगर हम ढेर सारे राज्य ऐसे बनाते गए तो कल को अपने आप को आप पूर्वांचली कहना ज्यादा अच्छा महसूस करोगे भारतीय कहने की अपेक्षा। तो जो क्षेत्रीयता की भावना है वो राष्ट्रीयता की भावना पर हावी हो जाएगी, और क्षेत्रीयता की भावना राष्ट्रीयता की भावना पर हावी हो जाएगी। इससे देश की एकता और अखंडता प्रभावित होगी। तो क्या कारण मैंने बताया? मैंने आपसे बताया राष्ट्रवाद आज भी हमारे भारत देश में शैशव अवस्था में है, यानी इनिशियल स्टेज में, यानी कम है। अभी भी भारत देश में क्षेत्रीयता की भावना बहुत प्रबल है, क्षेत्रवाद की भावना बहुत प्रबल है भारत देश में आज भी। और क्षेत्रवाद की भावना जब तक भारत देश में है तब तक ज्यादा से ज्यादा राज्यों को बनाना ठीक नहीं है। क्योंकि अगर हम राज्य बनाते गए कल को कहेंगे हमारा पूर्वांचल ठीक है, हमारी बाटी चोखा, हमको अलग कर दो, हमको रहना ही नहीं है भारत देश में, तो ऐसे में देश की एकता और अखंडता को खतरा हो सकता है। तो जब तक भारत देश में राष्ट्रवाद की भावना प्रबल नहीं हो जाती तब तक भारत देश में नए राज्यों का निर्माण तेजी से करना उचित नहीं होगा। और दूसरी चीज, जो नए राज्यों की मांगे चल रही हैं उसमें बहुत सारी मांगे ऐसे हैं जो जनता के लेवल पर नहीं है, राजनीतिक मांगे हैं। बहुत सारी मांगे राजनीतिक है, जैसे हरित प्रदेश। अब हरित प्रदेश उत्तर प्रदेश से कह रहे हैं हरित प्रदेश फर्जी मांग है, क्यों बनाना चाहते हो हरित प्रदेश? कह रहे नहीं, हम हमारा मन कर रहा है, हमको अलग कर दो हरित प्रदेश। पूर्वांचल कह रहे नहीं, हम विकास करेंगे। ऐसा भी नहीं है कि छोटा राज्य बना देने से विकास हो जाता है, क्योंकि झारखंड हमने इसी आधार पर बनाया कि छोटा कर देंगे तो विकास हो पाया, लेकिन अपेक्षा के अनुरूप झारखंड ने विकास नहीं किया। छत्तीसगढ़ ने भी अपेक्षा के अनुरूप विकास नहीं किया, उत्तराखंड ने भी अपेक्षा के अनुरूप विकास नहीं किया। तो किसी भी राज्य को छोटा कर देने से जरूरी नहीं है कि वहां अपेक्षा अनुरूप विकास हो जाए। तो कुछ मांगे तो इसमें ऐसी हैं जो राजनीतिक मांगे। हाँ, दो मांग ऐसी भारत देश में दिखाई पड़ती है जो मांग जनता के लेवल पर है और जिस मांग को जायज कहा जाता है। जैसे एक बुंदेलखंड की मांग है तो बुंदेलखंड की मांग जायज नजर आती है, और दूसरी महाराष्ट्र में विदर्भ की मांग। तो महाराष्ट्र में विदर्भ की मांग और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर बुंदेलखंड बनाना, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर बुंदेलखंड बनाना, और महाराष्ट्र में विदर्भ, ये दोनों मांगे आप देखेंगे तो ये दोनों मांगे आपको जायज मांगे नजर आती हैं। बाकी जितनी मांगे हैं वो राजनीतिक मांगे हैं, राजनीतिक मांगे हैं। बाकी जितनी भी मांगे हैं राजनीतिक मांग, यानी पॉलिटिकल डिमांड है, राजनीतिक मांगे हैं। ठीक है, राइट? तो बहुत ध्यान से समझना, राजनीतिक मांगे, पॉलिटिकल डिमांड। तो राजनीतिक मांग को माना जाना उचित नहीं है। तो आखिर तेजी से नए राज्य क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं? बहुत ध्यान से समझो, तेजी से नए राज्य क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं? तेजी से नए राज्य उसकी क्लास का टाइम 45 हो गया है, उसके पहले वाले का 50 नहीं है अब। अब है जो इसके पहले क्लास थी उसका क्लास टाइम चेंज हुआ है, वो 45 हो गया है। तेजी से नए राज्य क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं? उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण है कि राष्ट्रवाद अभी शैशव अवस्था में है। राष्ट्रवाद शैशव अवस्था में है, पहला कारण अवस्था में है। दूसरा कारण क्षेत्रीयता की भावना, क्षेत्रीयता की भावना, राष्ट्रीयता की भावना पर हावी न हो। क्षेत्रीयता की भावना राष्ट्रीयता की भावना पर हावी न हो, ठीक है? और ज्यादातर मांगे राजनीतिक है, ज्यादातर मांगे क्या है? राजनीतिक है। इस वजह से ये कारण है कि तेजी से नए राज्य नहीं बनाए जा रहे। ठीक है, दिस इज द रीजन बिहाइंड इट।
आई होप अब आप समझ गए होंगे इस चीज को। चलिए, इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब हम लोग दूसरे चैप्टर पर आते हैं, और दूसरा चैप्टर है आपका एक दल के प्रभुत्व का दौर, है ना। एक दल के प्रभुत्व का दौर। शुरुआत में जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद आप जानते हैं कि भारत देश में लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौतियां थीं, और लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौतियां थीं और बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस थे जो पहली सरकार को फेस करने थे। फर्स्ट जो नेहरू सरकार थी, वो नेहरू सरकार के लिए बहुत ही चैलेंजिंग था। किसी भी देश में यदि लोकतंत्र आता है तो पहली सरकार के लिए बहुत चुनौतियों से भरा हुआ होता है कि वो लोकतंत्र को कैसे स्थापित किया जाए, क्योंकि भारत देश ऐसा देश था जिसमें साक्षरता की कमी थी। लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत ज़्यादा लोग साक्षर नहीं थे, बहुत ज़्यादा लोग जागरूक नहीं थे, और ऐसे में जागरूकता का अभाव लोकतंत्र को स्थापित करने में बहुत बड़ी चुनौती पैदा करता है। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। स्वतंत्र भारत का जन्म किन कठिन परिस्थितियों में हुआ, आपने पिछली क्लास में देखा। राष्ट्र निर्माण को लेकर क्या क्या चुनौतियां थी, आपने पिछली क्लास को देखा, ठीक है। लोकतंत्र, भारत देश में लोकतंत्र को अपनाने को लेकर बहुत सारी समस्याएं थी। बहुत सारी समस्याएं लोकतंत्र को अपनाने को लेकर थी कि कैसे भारत देश में लोकतंत्र को अपनाया जाए, क्योंकि भारत की परिस्थितियां बहुत अलग थी। उन परिस्थितियों को मैं आपको बताता हूं। जैसे हमारे भारत में क्या अपनाया जाना था, लोकतंत्र। आप जानते हैं लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, 9वीं क्लास में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। लोकतंत्र का मतलब जनता का तंत्र, जहां सरकारें का चयन कौन करे, जनता का तंत्र, ठीक है। जनता का तंत्र जहां सरकारों का चयन जनता करे। और चुनौती क्या थी देश में, चुनौती ये थी कि जनता पढ़ी लिखी नहीं थी, निरक्षरता बहुत ज्यादा थी। ऐसे में जनता क्या ये निर्णय ले पाती कि कौन हमारे लिए सही है, कौन हमारे लिए गलत है। लोकतंत्र से लोग परिचित नहीं थे, लोकतंत्र से लोग परिचित नहीं थे, यानी लोकतंत्र से परिचय नहीं था, परिचय नहीं था लोगों को। लोग राजतंत्र में रहे थे, लोग तानाशाही में रहे थे, अंग्रेजों के शासन काल में रहे थे। लोकतंत्र क्या है जानते नहीं थे। राजनीतिक रूप से लोग जागरूक नहीं थे, राजनीतिक जागरूकता नहीं थी। लोगों ने इस बात का आरोप लगाया कि लोकतंत्र एक जुआ है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने इस बात की आलोचना की कि भारत देश में फर्जी अनपढ़ लोगों के बीच में, ऐसे लोग जो गांव के लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, जिनको कुछ नहीं पता है, जो लोकतंत्र के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं, उनके लिए लोकतंत्र लेके आया जा रहा है। जिनको वोट की वैल्यू नहीं पता है, जिनको वोट की कीमत नहीं पता है, जो कभी समझते ही नहीं है वोट क्या होता है, जो कभी जानते ही नहीं है सहमति आधारित शासन क्या होता है, जो वोट देने की वैल्यू नहीं समझते हैं, जो चुनाव की वैल्यू नहीं समझते हैं, उनके लिए लोकतंत्र क्या है। ऐसे लोगों में लोकतंत्र क्यों स्थापित किया जा रहा है। शुरुआत में लोकतंत्र स्थापित करना ऐसे देश के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसा लोगों ने आरोप लगाया और ऐसा लोगों ने आलोचना की। और आलोचना करने का कारण यही था, देश में निरक्षरता, देश में राजनीतिक जागरूकता का न होना, देश में लोकतंत्र के प्रति परिचय न होना, जनता का जागरूक न होना, पढ़ा लिखा न होना, ये सब कारण थे, ये सब चुनौतियां थी। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद मेरे भाइयों, इन चैलेंजेस के बावजूद हमने लोकतंत्र को अपनाया। इन चुनौतियों के बावजूद हमने लोकतंत्र को अपनाया। तो लिखा हुआ है कि भारत में परिस्थितियां बहुत अलग नहीं थी, लेकिन आजाद भारत के नेताओं ने अपने लिए कहीं ज्यादा कठिन रास्ता चुनने का फैसला लिया। भारत देश में परिस्थितियां क्या थी, बहुत जटिल परिस्थितियां थी, ठीक है। देखो, हमारी पहली प्राथमिकता राष्ट्रीय एकता थी, और लोकतंत्र को अपनाने से मतभेद और संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। यह हम जानते थे कि लोकतंत्र को अपनाने से मतभेद होगा। अभी अभी हम आजादी लाए हैं, ठीक है, और अभी अभी आजादी के दौरान लोग लोकतंत्र से बिल्कुल परिचित नहीं है, ठीक है, एक बार। लेकिन हम ये बात भी जानते थे कि अगर हमने लोकतंत्र को स्थापित न किया, अगर हमने अलोकतांत्रिक शासन जैसे तानाशाही या संवैधानिक राजतंत्र या इस तरह का कोई शासन हम लेकर आए, तो आगे चल के लोकतंत्र को स्थापित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस बात को हम समझते थे कि अगर हमने तुरंत लोकतंत्र न लागू किया तो आगे चल के हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, आगे चल के हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अगर लागू करना है तो तुरंत लागू करो। तो हमारे लिए दिक्कत थी
परिस्थितियां कठिन थीं, लेकिन फिर भी आजाद भारत के नेताओं ने अपने लिए कैसा रास्ता चुनने को सोचा, अपने लिए कठिन रास्ता चुनने का फैसला किया। नेताओं ने कोई और रास्ता चुना होता तो आश्चर्य की बात होती, क्योंकि हमारे स्वतंत्रता संग्राम की गहरी प्रतिबद्धता लोकतंत्र से थी। क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हम इस बात को लेकर सजग थे कि हम समानता के आदर्शों को लागू करेंगे, हम स्वतंत्रता के आदर्शों को लागू करेंगे, हम सहिष्णुता सहअस्तित्व के आदर्शों को लागू करेंगे। लोकतंत्र के जो आदर्श हैं, कानून का राज, सीमित सरकार, स्वतंत्रता, समानता, इन आदर्शों को हम स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही संजोए हुए थे। तो हम कैसे उन आदर्शों को छोड़ सकते थे, कैसे उन आइडियल्स को हम छोड़ सकते थे। इसलिए हमारे लिए रास्ता कठिन था, हमारे लिए रास्ता कांटों से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी हमने इन रास्तों को अपनाया और लोकतांत्रिक राजनीति को स्थापित किया हमने। ठीक है, राजनीति को समस्या के समाधान का उपाय मानते थे। हर समाज के लिए यह फैसला करना जरूरी होता है कि उसका शासन कैसे चलेगा और वह किन कायदे कानूनों पर अमल करेगा। चुनने के लिए हमेशा कई नीतिगत विकल्प मौजूद होते हैं। किसी भी समाज में कई समूह होते हैं, इनकी अलग अलग आकांक्षाएं होती हैं। ठीक है, ऐसे में हम विभिन्न समूहों के हितों को आपसी टकराव से कैसे निपट सकते हैं, इस सवाल का जवाब है लोकतांत्रिक राजनीति। समझते हैं क्या कहा जा रहा है। देखिए, हमारे पास बहुत विकल्प थे। राजतंत्र था, सैन्य शासन था, कुछ दिनों तक सीमित लोकतंत्र था, लेकिन हम अपनी जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना चाहते थे। हम अपनी जनता को सरकार में शामिल करना चाहते थे। हम शासन प्रणाली में तो लोकतंत्र स्थापित ही करना चाहते थे, साथ साथ हम लोगों में भी लोकतंत्र की भावना को स्थापित करना चाहते थे। हम आपसी मतभेद और टकरावों को दूर करना चाहते थे, और इसके लिए जो सर्वोत्तम साधन था वो था डेमोक्रेसी। इसके लिए जो सबसे उत्तम साधन था वो था लोकतंत्र, यानी वो था डेमोक्रेसी। ठीक है, तो इसीलिए हमने किसको अपनाया, हमने लोकतांत्रिक राजनीति को अपनाई। हमारे लिए ये रास्ता कठिन था, लेकिन फिर भी हमने लोकतांत्रिक राजनीति को अपनाया। आपने पिछली क्लासेस में ये देखा था कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन कर तैयार हो गया। इसी दिन हमने संविधान को क्या किया, इसी दिन हमने संविधान को अंगीकृत किया। इसी दिन हमने संविधान को क्या किया, आत्मार्पित किया। इसी दिन आत्मार्पित किया, इसी दिन अंगीकृत किया, और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः क्या हो गया, पूर्णतः संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। और उसी दिन से हमारे भारत देश में क्या, लोकतंत्र स्थापित हुआ, और लोकतंत्र के लक्षणों को हमने स्थापित करना शुरू किया। लोकतंत्र के ढेर सारे लक्षण होते हैं, जिन लक्षणों को स्थापित करने के लिए शुरू में हमारे भारत देश में चुनाव नहीं हुए। स्टार्टिंग में हमने ये सोचा था कि 1950 तक हम चुनाव करा लेंगे, लेकिन देश की परिस्थितियां ऐसी थी कि चुनाव भारत देश में 51-52 में हुए। वही बात इसमें लिखी हुई है कि उस वक्त देश का शासन अंतरिम सरकार चला रही थी। अंतरिम सरकार का मतलब क्या होता है, इंटरिम गवर्नमेंट। 1946 में हमारे भारत देश में 1946 में संविधान सभा के ही चुनाव से हमारे भारत देश में अंतरिम सरकार बनी थी। अंतरिम सरकार का मतलब होता है कि जब तक परमानेंट गवर्नमेंट नहीं बन जाती, जब तक अस्थाई सरकार का गठन नहीं हो जाता, जब तक परमानेंट गवर्नमेंट नहीं बन जाती, यानी जब तक अस्थाई सरकार का गठन नहीं हो जाता, तब तक के लिए एक सरकार बनी है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम इंटरिम गवर्नमेंट कहते हैं, यानी जिसे हम परमानेंट गवर्नमेंट कहते हैं, सॉरी, जिसे हम इंतरिम सरकार या अंतरिम सरकार कहते हैं। अंतरिम सरकार 1946 से लेकर भारत देश में 1952 तक चली, क्योंकि 1951-52 में हमारे भारत देश में पहली बार आम चुनाव हुए, और आम चुनाव के बाद सरकारें बनी। वही बात लिखी हुई है कि वक्त का तकाजा था कि देश का शासन लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार द्वारा चलाया जाएगा। ये हमने सोच रखा था कि हम देश में लोकतांत्रिक सरकार बनाएंगे, देश में हम निर्वाचन करेंगे, निर्वाचित सरकार के द्वारा इस देश का शासन चलाया जाएगा। संविधान ने नियम तय कर दिए थे, और अभी इन्हीं नियमों पर अमल करने की जरूरत थी। 26 जनवरी 1950 तक भारत का संविधान लागू हो चुका था, और हमें इन्हीं नियमों पर अमल करने की जरूरत थी। शुरू में ख्याल था कि यह काम महज चंद महीनों का है। भारत के चुनाव आयोग का गठन 1950 से जनवरी में हुआ, और जनवरी में चुनाव आयोग का भी गठन हो गया, और सुकुमार सेन भारत देश के पहले चुनाव आयुक्त बने। उम्मीद की जा रही थी कि देश का आम चुनाव 1950 में ही करा लिया जाएगा। चुनाव आयोग का गठन किया गया। क्यों चुनाव आयोग का गठन किया गया? चुनाव आयोग का गठन इसलिए किया गया क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव बहुत जरूरी है। बिना फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हम लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं।
बिना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के हम डेमोक्रेसी की कल्पना नहीं कर सकते हैं, हम लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी लोकतंत्र में फ्री एंड फेयर इलेक्शन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव बहुत जरूरी हो जाता है। और यही कारण रहा, यही रीजन रहा कि 1950 में इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ। संविधान में यदि आप देखेंगे तो 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान भी किए गए हैं। और सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त बने और ये माना गया कि चुनाव 1950 में ही हो जाएगा। लेकिन ये माना जरूर गया कि चुनाव हो जाएगा, लेकिन मेरे भाई देश का आकार बहुत बड़ा था। चुनाव कराना 1950 में बहुत मुश्किल था। वोटर लिस्ट तैयार करनी थी उस देश में, पूरे देश के लिए वोटर लिस्ट तैयार करनी थी। जो लोग चुनाव करवाएंगे उन लोगों को ट्रेन करना था। वयस्क मताधिकार से चुनाव होना था। हमने क्या अपनाया था? हमने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अपनाया था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या मतलब होता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी वयस्कता की एक उम्र सीमा प्राप्त कर लेने के बाद, वयस्कता की एक उम्र सीमा प्राप्त कर लेने के बाद जब वोट का अधिकार मिल जाता है तो उसे हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। वयस्कता की एक उम्र सीमा प्राप्त कर लेने के बाद जब वोट का अधिकार मिल जाता है यानी राइट टू वोट मिल जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के नाम से जानते हैं। और ऐसे में प्रत्येक वयस्क को वोटर लिस्ट में शामिल करना भी हमारे लिए चुनौती थी। चुनाव आयोग ने यह पाया कि भारत के आकार को देखते हुए एक स्वतंत्र निष्पक्ष आम चुनाव कराना कोई आसान नहीं है। यानी 1950 में ये महसूस किया चुनाव आयोग ने कि अभी इस समय स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना आसान नहीं है, क्योंकि देश का आकार बहुत बड़ा है, देश में जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है और देश का आकार भी बहुत बड़ा है। और चुनाव कराने के लिए चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन जरूरी था। चुनाव क्षेत्रों का भी सीमांकन करना जरूरी था ना भाई, कि कौन से क्षेत्र में कहाँ पोलिंग बूथ बनेगा, किस पोलिंग बूथ पर कितने लोग वोट देंगे, कौन सा क्षेत्र होगा, है ना। तो चुनाव क्षेत्रों का सीमाएं निर्धारित करना जरूरी था। तो ये बड़ी चुनौती थी। सीमांकन दूसरी चुनौती थी। दूसरी चुनौती मतदाता सूची तैयार करना, ये चुनौती थी कि सबका नाम वोटर लिस्ट में डालना, ठीक है, क्योंकि मत देने का अधिकार सभी वयस्कों को मिला था। तो दो बड़ी चुनौतियां आपके सामने नजर आ रही हैं चुनाव कराने के लिए। सबसे पहला चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना, सीमाएं तैयार करना। दूसरी चुनौती थी चुनाव आयोग के समक्ष मतदाता सूची तैयार करना, है ना। मतदाता सूची में सभी का नाम, ठीक है, नाम मतदाता सूची में डालना, ये चुनौती थी। और इन दोनों कामों में बहुत सारा समय लग गया। मतदाता सूचियों का पहला प्रारूप प्रकाशित हुआ तो पता चला 40 लाख महिलाओं के नाम दर्ज होने से रह गए हैं। फर्स्ट वोटर लिस्ट जब आई, जब वोटर लिस्ट आई तो पहली वोटर लिस्ट में पता चला कि 40 लाख महिलाओं के नाम ही नहीं है, ठीक है। और इन महिलाओं के नाम अला की बेटी फला की बीबी के रूप में दर्ज हुआ है, यानी माता पिता के नाम ही नहीं है। चुनाव आयोग ने इस चीज को इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि फिर से रिव्यू करना चाहिए, ठीक है। और ऐसे में फिर से ये काम करना बहुत ही कठिन काम था। इतने बड़े पैमाने पर ऐसा काम दुनिया पर अब तक नहीं हुआ था। उस वक्त देश में 17 करोड़ मतदाता थे विक्की, 17 करोड़ मतदाता थे। 3200 विधायक चुने जाने थे देश में और उम्मीदवार के लिए 489 सांसद चुने जाने थे। 17 करोड़ मतदाता। इन मतदाताओं में महज 15% ऐसे लोग थे जो पढ़े लिखे थे, बाकी लोग पढ़े लिखे नहीं थे। सोचो हमारे सामने कितनी बड़ी चुनौती थी। मात्र 15% लोग ऐसे थे जो पढ़े लिखे थे। इसलिए चुनाव आयोग ने मतदान की विशेष पद्धति के बारे में भी सोचना पड़ा। चुनाव आयोग ने चुनाव कराने के लिए 3 लाख लोगों को ट्रेन करना पड़ा, यानी चुनाव कराने के लिए ट्रेनिंग देना, चुनाव कराने के लिए प्रशिक्षण देना, यह भी एक बड़ा काम था, ठीक है। तो इन्हीं सारे कारणों की वजह से बहुत समय लग गया, बहुत टाइम लग गया। और जो हमने ये सोचा था कि हम चुनाव कब करा लेंगे, हम चुनाव करा लेंगे 1950 में ही, 1950 में वो चुनाव नहीं हुआ, बल्कि 1951 में चुनाव हुआ और आगे चल के 52 में जाके समाप्त हुआ। ज़्यादातर जो चुनाव हुआ वो 52 में हुआ। देश के विशाल आकार और मतदाताओं की भारी
भरकम संख्या के लिहाज से पहला आम चुनाव अनूठा नहीं था, बल्कि मतदाताओं की एक बड़ी तादाद गरीब और अनपढ़ लोगों की थी। ऐसे माहौल में यह चुनाव लोकतंत्र के लिए परीक्षा थी। लोकतंत्र सिर्फ अब तक अगर देखा जाए तो लोकतंत्र उन्हीं देशों में था जो देश धनी थे, जिस देशों में साक्षरता बहुत ज्यादा थी, जिन देशों में अवेयरनेस बहुत ज्यादा थी, जिन देशों में जागरूकता बहुत ज्यादा थी, जिन देशों में साक्षरता बहुत ज्यादा थी, उन्हीं देशों में लोकतंत्र था। बाकी देशों में लोकतंत्र नहीं था, अगर अब तक आप देखें तो। बाकी और किसी देश में लोकतंत्र नहीं था। लेकिन भारत देश में लोकतंत्र हम ला रहे थे तो लोग बड़ी आलोचना कर रहे थे। इंग्लैंड में लोग कह रहे थे कि क्या फर्जी जुआ खेल रहे हैं ये लोग। बड़े बड़े अधिकारी इस बात की आलोचना कर रहे थे कि गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, उनको क्या पता क्या होता है लोकतंत्र, वो क्या जानेंगे वोट किसको देना है, किसको वोट नहीं देना है। उनको तो कुछ भी कह दोगे वो कुछ भी वोट कर लेंगे, जिधर कहोगे उधर लॉलीपॉप खिला के वोट दिला लोगे। तो ये सारी इस तरह की आलोचनाएं चल रही थी। और हिंदुस्तान में ये बड़ी चुनौती थी कि ऐसे लोग से वोट कराना। वही बात लिखा हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने, ये अपने आप में एक बड़ा जोखिम भरा प्रयोग था। एक हिंदुस्तानी संपादक ने इसे इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कहा। देखो आलोचना हुई। एक हिंदुस्तानी संपादक ने इसे इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कहा। ऑर्गेनाइजर नामक एक पत्रिका थी जिसने कहा कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते यह देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत देश में यह सार्वभौमिक मताधिकार असफल रहा। लोग इस बात की आलोचना कर रहे थे कि सबको वोट देने का अधिकार मत दो, क्योंकि हर आदमी जागरूक नहीं है, हर आदमी अवेयर नहीं है, और हर आदमी को वोट देने का अधिकार मत दो। लेकिन हमने क्या किया, हमने सबको वोट देने का अधिकार दिया। हमने इसलिए दिया क्योंकि भाई एक आदमी को अगर वोट देने का अधिकार देंगे, एक आदमी को नहीं देंगे तो भेदभाव होगा। पता चला जिसको वोट देने का अधिकार मिला है वो दूसरे को ऐसे देखेगा, ये कहाँ वोट देते हैं। नेता उन्हीं की चाटुकारिता करेंगे जो वोट देते हैं। जो वोट नहीं देते हैं वो बेचारे समाज में अलग थलग महसूस करेंगे, अलग हो जाएंगे, उनका कल्याण नहीं होगा, उनका शोषण होगा, उनको अधिकार नहीं मिलेंगे, उनको सुरक्षा नहीं मिलेगी, उनको लाभ नहीं मिलेगा। इस वजह से हमने सबको वोट देने का अधिकार दिया, हर वयस्क को वोट देने का अधिकार दिया। तो इसी बात की आलोचना करते हुए ऑर्गेनाइजर नामक एक पत्रिका ने लिखा कि अपने जीवित रहते जवाहरलाल नेहरू यह देख लेंगे कि भारत देश में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार असफल रहा और पछताएंगे। ये आलोचना हुई। इंडियन सिविल सर्विसेज के एक अंग्रेजी अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि आने वाला वक्त अब से कहीं ज्यादा जानकार दौर बड़े विस्मय से लाखों अनपढ़ लोगों के मतदान की बेहूदी नौटंकी देखेगा। देखो कितनी खराब बात। एक अंग्रेज अधिकारी ने कहा कि आने वाला दौर लाखों अनपढ़ लोगों के वोट की बेहुदा नौटंकी देखेगा। उन्होंने कहा कि अनपढ़ लोगों से वोट करा रहे हो जिनको वोट का मूल्य ही नहीं पता है, ये कैसी बेहुदा नौटंकी है। इस तरह आलोचना हुई। चुनाव 2 बार स्थगित करने पड़े। 1951 के अक्टूबर से 1952 के फरवरी तक चुनाव हुए। इस चुनाव को अमूमन 1952 का चुनाव कहा जाता है। देश के अधिकांश हिस्सों में मतदान 1952 में हुआ। चुनाव अभियान, मतदान और मतगणना में कुल 6 महीने लग गए। चुनाव में उम्मीदवार के बीच मुकाबला हुआ। हर सीट पर लगभग 3-4 उम्मीदवार मतदान में थे। लोगों ने इस चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कुल मतदाताओं में आधे से अधिक मतदान के दिन अपना वोट डाला। चुनाव के परिणाम घोषित हुए तो हारने वालों ने भी अपनी हार को स्वीकार किया, जीतने वालों ने भी अपनी जीत को स्वीकार किया। और ऐसा चुनाव हुआ कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा कि उन सभी आलोचकों के संदेहों पर पानी फेर दिया है जिन लोगों ने आलोचना की। ऐसा चुनाव हुआ इस देश का कि देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र उभर कर सामने आया। ऐसा चुनाव हुआ कि देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र और देश का सबसे बड़ा चुनाव निकल कर सामने आया और इन आलोचनाओं का मुंह बंद कर दिया गया। ऐसा चुनाव हुआ और आज तक धीरे धीरे लोकतंत्र सफल होता चला जा रहा है, धीरे धीरे अच्छा होता चला जा रहा है। बुराइयां नहीं अच्छाइयां ही आ रही हैं भारत के लोकतंत्र में। धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ रही है, जैसे जैसे लोकतंत्र से लोग परिचित होते जा रहे हैं, वैसे वैसे इस देश में लोकतंत्र परिपक्व होता जा रहा है, मैच्योर होता जा रहा है। हालांकि अभी भी लोकतंत्र इमैच्योर है, अपरिपक्व है, लेकिन धीरे धीरे लोकतंत्र परिपक्व होता जा रहा है। ठीक है, तो वही बात है
कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के इस प्रयोग ने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने माना कि इन चुनावों ने उन सभी आलोचकों के संदेहों पर पानी फेर दिया है जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की शुरुआत को इस देश के लिए जोखिम का सौदा मान रहे थे। देश के बाहर के लोगों ने भी कहा कि यह बात हर जगह मानी जा रही थी कि भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रयोग बखूबी अंजाम दिया। इस बात को समझना, भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रयोग को बखूबी भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रयोग को बखूबी अंजाम दिया और आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। जो आलोचक इस बात को कह रहे थे, उन आलोचकों का मुंह पूरी तरीके से क्या हो गया, बंद हो गया कि हमारे देश में लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता है, हमारे भारत देश में लोकतंत्र इंक्रीज नहीं हो सकता है। और धीरे धीरे लोकतंत्र के जो लक्षण हैं, उन लक्षणों को हम प्राप्त ही तो कर रहे हैं। बताइए, आप बताइए, कमेंट करके बताइए, धीरे धीरे हम लोकतंत्र के लक्षणों को प्राप्त कर रहे हैं या नहीं प्राप्त कर रहे हैं? जैसे लोकतंत्र के क्या लक्षण हैं? भारत में लोकतंत्र के क्या लक्षण हैं? लोकतंत्र की विशेषताएं: कानून का राज है, कानून का राज, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, निष्पक्ष चुनाव, सीमित सरकार, अधिकारों का क्रियान्वयन, अधिकारों का सम्मान, अधिकारों का क्रियान्वयन, अधिकारों का सम्मान। तो ये लोकतंत्र के लक्षण धीरे धीरे स्थापित हो रहे हैं ना। कानून का राज, आज के 10 साल पहले लड़कियां 8 बजे के बाद नहीं निकल पाती थी, लेकिन आज निकलती हैं ना। तो धीरे धीरे कानून का राज स्थापित हो रहा है ना। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, पहले बूथ लूट लिया जाता था, बक्सा लूट लिया जाता था। आज विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। पंचायत के चुनाव में आज भी कुछ चुनौतियां हैं। पंचायतों के इलेक्शन में अगर आप देखें तो आज भी कुछ चैलेंजेस हैं, आज भी कुछ चुनौतियां हैं पंचायत के चुनाव में। लेकिन धीरे धीरे करके उन चुनौतियों से हम पार पा रहे हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव भी, चुनाव सुधार हो रहे हैं। देखो, ईवीएम आया है, वीवीपैट आया है, हाँ, आचार संहिता आई है, तो इससे इसमें भी सुधार हो रहे हैं। सीमित सरकार, सरकारों पर सीमाएं, सरकार संविधान की मर्यादा में चलती है। सरकार निरंकुश और मनमानीपन नहीं कर पाती क्योंकि संविधान की मर्यादा में रह के चलती है। न्यायपालिका संविधान पर सीमा लगाती है, अगर संविधान का न्यायपालिका सरकार पर सीमाएं लगाती है यदि सरकार संविधान का उल्लंघन करने का प्रयास करती है। राइट। अधिकारों का क्रियान्वयन, शुरुआत में क्या लोग उतने अधिकारों के प्रति जागरूक थे? नहीं थे। लेकिन अब धीरे धीरे लोग अधिकारों के प्रति क्या हो रहे हैं? जागरूक हो रहे हैं। धीरे धीरे लोग अधिकारों को क्रियान्वित कर रहे हैं। ठीक, अधिकारों का सम्मान धीरे धीरे बढ़ रहा है, लोगों का सम्मान बढ़ रहा है, लोग अपने आप को मालिक महसूस कर रहे हैं कि हम मालिक हैं। राजतंत्र में कौन मालिक था? राजा। लोकतंत्र में कौन मालिक है? जनता। तो लोकतंत्र में सुधार धीरे धीरे होते हैं। ठीक है, लोकतंत्र एक दिन में स्थापित नहीं होता। एक दिन में स्थापित एवं परिपक्व, मैच्योर नहीं होता।
लोकतंत्र में सुधार धीरे धीरे होता है। ग्रेजुअल रिफॉर्म होता है, धीरे धीरे लोकतंत्र में सुधार होता है। ठीक है, ग्रेजुअल रिफॉर्म, धीरे धीरे सुधार लोकतंत्र में होते हैं। ठीक है, ये लोकतंत्र की खासियत होती है कि लोकतंत्र में ग्रेजुअल रिफॉर्म होते हैं, लोकतंत्र में धीरे धीरे सुधार होते हैं। कभी भी एक दिन में, एक समय में लोकतंत्र में सुधार नहीं होता है। राइट, चलिए तो इसी के साथ अगले टॉपिक पर आते हैं। इसी चैप्टर का है कि पहले 3 चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। 1952 में चुनाव हुए। शुरुआत में देखो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी भारत देश में। स्टार्टिंग में जो पहला आम चुनाव हुआ वो 1952 का हुआ। फिर उसके बाद आपका चुनाव हुआ 1957 का चुनाव, और उसके बाद जो चुनाव हुआ 1962 का। ये जो 3 चुनाव, हालांकि भारत देश में जो व्यवस्था है वो बहुदलीय व्यवस्था है। बहुदलीय व्यवस्था का मतलब होता है मल्टी पार्टी व्यवस्था भारत देश में है। मल्टी पार्टी यानी एक से अधिक दल का अस्तित्व है। आज आप देखते हैं तो बहुदलीय व्यवस्था को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं आप। बहुदल छोड़ो, दल तो दल भारत देश में निर्दल भी है। एक से एक उटकटवा पैदा हो गए हैं जो सिर्फ इसीलिए चुनाव लड़ते हैं कि हम वोट काट लें। वो अपनी गाड़ी में लिखवाने के लिए चुनाव लड़ते हैं कि पूर्व प्रत्याशी, जैसे उनका थोड़ा बहुत भौकाल मेंटेन हो जाए, इसलिए वो चुनाव लड़ते हैं, है ना। इन कारणों से वो चुनाव लड़ते हैं। तो जाहिर सी बात है कि शुरुआत में हमारे भारत देश में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। शुरुआत में भारत देश में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। पहले आम चुनाव के नतीजों से शायद ही किसी को अचंभा हुआ हो। आशा यही थी कि कांग्रेस इस चुनाव में जीत जाएगी। सब लोग सोच भी रहे थे, क्योंकि उस समय लोग कांग्रेस को सिर्फ एक राजनीतिक दल की तौर पर नहीं समझते थे, बल्कि कांग्रेस को स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाली एक एजेंसी के तौर पर देखते थे। कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी की ही तौर पर नहीं देश में जानी जाती थी, बल्कि लोग अपने लिए लड़ने वाली, अपने को स्वतंत्रता दिलाने वाली एक समूह, एक संगठन, एक संस्था के तौर पर लोग कांग्रेस को महसूस करते थे। ठीक है, और यही कारण रहा कि इस बात की उम्मीद थी कि कांग्रेस पहले चुनाव में जीत जाएगी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लोक प्रचलित नाम कांग्रेस पार्टी था। इस पार्टी को स्वाधीनता संग्राम की विरासत हासिल थी कि इन्होंने आज़ादी दिलाई है। तब के दिनों में एकमात्र ये पार्टी थी जिसका संगठन पूरे देश में था। इसके अलावा जो पार्टियां थीं उनका जो ऑर्गेनाइजेशन था वो पूरे देश में नहीं था, बल्कि छिटपुट जगहों पर था। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी हो गई, ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी हो गई, कम्युनिस्ट पार्टी हो गई। तो ये जो पार्टी थी, ये पार्टी पूरे देश में थी। फिर इस पार्टी में खुद जवाहरलाल नेहरू थे, जो भारतीय राजनीति के सबसे करिश्माई और लोकप्रिय नेता थे। ठीक है, नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के चुनाव अभियान की अगुवाई की और पूरे देश का दौरा किया। जब चुनाव परिणाम घोषित हुए तो कांग्रेस पार्टी की भारी भरकम जीत हुई और 489 सीटों में 364 सीटें जीती, और इस तरह से वह किसी भी प्रतिद्वंदी चुनाव दौड़ में बहुत आगे निकल गई। जहां तक सीटों पर जीत का सवाल है, आम चुनाव में दूसरे नंबर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी रही, यानी विपक्ष। पहले चुनाव में जो विपक्ष का रोल प्ले करेगी वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी रोल प्ले करेगी। और आप देखेंगे कि 389 सीटें जीतकर, 364 सीटें जीतकर कांग्रेस पार्टी को क्या मिला? बहुमत मिला। और आप जानते हैं कि भारत देश में संसदीय प्रणाली है, और संसदीय प्रणाली में बहुमत का सिद्धांत चलता है, इफ यू विल एंजॉय द मेजोरिटी देन एंजॉय द गवर्नमेंट। अगर आप मेजोरिटी एंजॉय करते हैं तब आप गवर्नमेंट एंजॉय करते हैं। जिसकी बहुमत होगी उसी की क्या होगी? सरकार होगी। तो यहां पर आपने ये देखा कि कम्युनिस्ट पार्टी को 16 सीट, लोकसभा के चुनाव के साथ साथ विधानसभा के चुनाव, साथ साथ चुनाव हुए। पहली बार जब चुनाव हुए तो केंद्र में सरकार लोकसभा के चुनाव से बनती है मेरे भाइयों, और राज्य में जो सरकार बनती है वो विधानसभा के चुनाव से बनती है। केंद्र में सरकार लोकसभा के चुनाव से बनती है, और राज्य में जो सरकार बनती है वो विधानसभा के चुनाव से बनती है। ठीक है, तो लोकसभा के चुनाव के साथ साथ विधानसभा के चुनाव भी कराए गए, और कांग्रेस पार्टी को विधानसभा के चुनाव में बड़ी जीत हासिल हुई। त्रावणकोर, कोचीन, जो आज केरल है, मद्रास, उड़ीसा को छोड़कर सभी राज्यों में, यानी 3 राज्य ऐसे थे, एक मद्रास हो गया, यहाँ पर कम सीटें मिली, उड़ीसा हो गई, और आज का जो केरल है इसको अगर छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस ने अधिकतर सीटों पर जीत दर्ज की विधानसभा में। यानी राज्य वाले जो चुनाव हुए उसमें भी कांग्रेस को सफलता मिली। इन 3 राज्यों में भी कांग्रेस की ही सरकार बनी, लेकिन उनकी सीटें कम हुई थी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पहले आम चुनाव के बाद क्या बने? प्रधानमंत्री बने। ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो 52 से लेके 62 के बीच कांग्रेस पार्टी एकदम पूरे देश में हावी रही। राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार रही और केंद्र में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। इसीलिए कहा जाता है कि
1952 से लेके 62 तक, 1952 से लेके 62 तक आप देखेंगे कि एक ही पार्टी का ज़्यादातर प्रभुत्व नजर आएगा, एक पार्टी का प्रभुत्व नजर आएगा, अन्य विपक्षी पार्टियों का उतना दौर नहीं नजर आएगा, एक पार्टी का ज़्यादा प्रभुत्व नजर आएगा, ऐसा कहा जाता है। खैर, इसके बाद की कहानी हम लोग देखेंगे आगे चल के, जब हम लोग अब कल पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि आखिर कैसे कैसे इस कहानी बदली, नई नई पार्टियां जो उस समय थी, जैसे सोशलिस्ट पार्टी हो गई, कम्युनिस्ट पार्टी हो गई, ठीक है, कांग्रेस का प्रभुत्व कैसे समाप्त हुआ, भारत देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, और गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार बनी, तो इन सारी बातों के बारे में कल हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल मिलेंगे तो इसके आगे की कहानी देखेंगे और इन समस्त बातों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। देखो इसमें क्या है कि इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, ये हम लोग पढ़ चुके, एक दल का प्रभुत्व का दौर, ये हम लोग पढ़ ही चुके हैं। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, ठीक है, डेमोक्रेटिक व्यवस्था में क्या संकट है ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, ये इतना हम लोग को इसमें पढ़ना है इस पूरे के पूरे बुक में, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये 3 चैप्टर हम लोग पढ़ना है, बाकी चैप्टर आप लोग चाहे तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी चीजों के बारे में चर्चा पहले हो चुकी है, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी किताब, अगर आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर दूसरी वाली है, तो उस किताब का जो मटेरियल है उसके बारे में भी चर्चा हो चुकी है। खैर चलिए, आज कल हम इसके बारे में पूरा बता देंगे कि क्या कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आगे बढ़िए और पढ़ते रहिए, रिवीजन जरूर करिए, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। और हमारा आपका अब समय आने वाला है अंतिम दौर का, धीरे धीरे अब ये खत्म होने के कगार पर है, तो पॉलिटी खत्म हो जाएगा और विषय आप लोग पढ़ेंगे। बहुत दिनों तक हम लोग साथ हैं, तो 1-2 चैप्टर और पढ़ने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आगे बढ़िए, नमस्कार।